तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी रिले रेस की जो आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे 320 साल तक चली। और इस रेस में धावक कोई इंसान नहीं बल्कि पूरे के पूरे राजवंश थे। और दांव पर क्या लगा था? एक बहुत बड़ा साम्राज्य। जी हाँ, यही है दिल्ली सल्तनत की दिलचस्प कहानी। तो इस पूरी रेस को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, कैसे एक साम्राज्य खड़ा हुआ, फिर वो अपने चरम पर कैसे पहुंचा, इसके बाद आए कुछ बड़े और महत्वाकांक्षी प्रयोग, फिर शुरू हुआ एक लंबा पतन, और आखिर में कैसे इस युग का अंत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? देखिए, इसकी शुरुआत पहले सुल्तान से भी पहले होती है। इसकी जड़ें उन हमलों में हैं जिन्होंने भारत में एक नई शक्ति के आने का, कह सकते हैं, पूरा स्टेज तैयार कर दिया था। सबसे पहले देखिए, महमूद गजनवी ने कई हमले किए। फिर मैदान में आए मोहम्मद घोरी। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन असली गेम चेंजर था ठीक 1 साल बाद, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई। ये वो पल था जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो मोहम्मद गोरी के जबरदस्त जीत ने, समझिए, एक तरह से दरवाजा खोल दिया, और उन्होंने इस रिले रेस का जो बैटन था वो अपने सबसे काबिल जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक को थमा दिया, और बस यहीं से रखी गई एक नए साम्राज्य की बुनियाद। और इसी के साथ रेस का पहला धावक मैदान में उतरता है, मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहते हैं। सोचिए, इनकी शुरुआत सैन्य गुलामों के तौर पर हुई थी, और अब इनके कंधों पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा करने की जिम्मेदारी थी। इस पहले दौर में एक से बढ़कर एक किरदार सामने आते हैं। सबसे पहले तो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, जिन्होंने साम्राज्य को असल में संगठित किया, और फिर आती हैं रजिया सुल्ताना, पहली और अकेली महिला सुल्तान, और आखिर में गयासुद्दीन बलबन, जिनका शासन करने का तरीका काफी सख्त था। इनमें रजिया सुल्ताना का जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो इल्तुतमिश की बेटी थीं, और उस जमाने में एक महिला का सुल्तान बनना ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने उस दौर की सारी परंपराओं को चुनौती दी। हालांकि अफसोस की बात यह है कि उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं चल सका। अब देखिए, कोई भी नया साम्राज्य बनता है तो उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरे होते हैं। बलबन ने इस चीज को समझा, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए उन्होंने एक बहुत ही सख्त पॉलिसी अपनाई, जिसे कहते हैं रक्त और लौह की नीति। मतलब कोई भी विद्रोह या खतरा हो, उसे पूरी ताकत और बेरहमी से कुचल दो। तो पहले दौर के बाद अब आती है रेस की दूसरी लैप, और ये लैप एक मैराथन नहीं बल्कि एक तेज स्प्रिंट थी। ये दौर था खिलजी वंश का, जिसमें सल्तनत ने जबरदस्त विस्तार और कंट्रोल देखा। और इस स्प्रिंट का स्टार रनर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। अपने जनरल मलिक काफूर के नेतृत्व में खिलजी की सेनाओं ने सल्तनत की सरहदों को दक्षिण में बहुत दूर ऐसी जगहों तक पहुंचा दिया जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। पर सवाल ये है कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाला कैसे जाए? ये कोई बच्चों का खेल नहीं था। तो अलाउद्दीन ने कुछ बहुत ही कड़े और स्मार्ट सुधार लागू किए। मंगोलों से निपटने के लिए एक बहुत बड़ी फौज खड़ी की, और सबसे दिलचस्प, उसने बाजार को कंट्रोल किया। हर जरूरी चीज की कीमत तय कर दी ताकि सब कुछ आम लोगों की पहुंच में रहे और कोई कालाबाजारी ना हो। साथ ही कमाई बढ़ाने के लिए नए टैक्स भी लगाए। खिलजी के तेज दर्रार स्प्रिंट के बाद अब बैटन पास होता है तुगलक वंश को, और ये रेस का सबसे लंबा दौर था, एक मैराथन। एक ऐसा दौर जो बड़े बड़े आइडियाज और उतने ही बड़े कंफ्यूजन से भरा था। और इस दौर का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर प्रयोग किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने क्या किया? उसने हुक्म दिया कि पूरी की पूरी राजधानी को दिल्ली से उठाकर सैकड़ों मील दूर दक्षिण में दौलताबाद ले जाया जाए। इसका मकसद था दक्षिण के इलाकों पर बेहतर कंट्रोल रखना, लेकिन ये फैसला बहुत बहुत ज्यादा विवादों में रहा। सिर्फ राजधानी ही नहीं, उसने सोने चांदी के सिक्कों की जगह टोकन करेंसी यानी सांकेतिक मुद्रा भी चलाई। अब ये सारे फैसले इतिहासकारों को आज तक इस सवाल में उलझाए हुए हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक असल में था क्या? एक बहुत आगे की सोचने वाला जीनियस, या फिर एक ऐसा शासक जिसके आइडियाज प्रैक्टिकल नहीं थे? तुगलकों का दौर लंबा तो था, लेकिन तैमूर के भयानक हमले के बाद जो 1398 में हुआ, ये वंश बिखर गया। और इसके साथ ही सल्तनत की ये महान रिले रेस अपने आखिरी और सबसे मुश्किल लैप में दाखिल हो गई।
एक लंबा धीमा पतन। अब बैटन उन धावकों के हाथ में था जो पहले जितने मजबूत नहीं थे। पहले सैयद वंश आया और फिर लोधी वंश, जो पहले अफगान शासक थे। पर तब तक सल्तनत काफी सिकुड़ चुकी थी। ये दोनों वंश बस किसी तरह इस बिखरते हुए साम्राज्य को जोड़े रखने की जद्दोजहद कर रहे थे। और अब 300 साल से भी ज्यादा लंबी ये दौड़ अपनी फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। लेकिन इसका अंत बहुत ही नाटकीय होने वाला था। ये तारीख, ये साल बहुत अहम है, 1526। इसी साल इतिहास के दरवाजे पर एक नए चैलेंजर ने दस्तक दी। जगह थी पानीपत का मैदान। एक तरफ था दिल्ली का आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी और दूसरी तरफ था मध्य एशिया से आया एक नया हमलावर, बाबर। और इस लड़ाई का नतीजा बिल्कुल साफ था। इब्राहिम लोधी की हार हुई और इसके साथ ही लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत दोनों का ही अंत हो गया। भारत में अब एक नए साम्राज्य की सुबह हो रही थी, मुगल वंश की। तो सवाल ये उठता है कि 320 साल तक चले इस साम्राज्य की असली विरासत क्या है? एक ऐसा एम्पायर जिसने इस उपमहाद्वीप को एक नया आकार दिया, लेकिन जिसका अंत सिर्फ एक लड़ाई में हो गया। देखिए, दिल्ली सल्तनत ने हमें शानदार आर्किटेक्चर दिया, प्रशासन के नए तरीके सिखाए, लेकिन इसका इतिहास लड़ाइयों और संघर्षों से भी भरा रहा। तो आखिर में ये एक ऐसी रिले रेस थी जो पूरी तो हुई, लेकिन फिनिश लाइन पर बैटन एक नए और शायद ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी के हाथ में चला गया, और वो थे मुगल।